हेलो, मेरी आवाज़ सभी को आ रही होगी आई थिंक। चलो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आई एम ऑडिबल एंड नाउ स्क्रीन इज आल्सो विजिबल टू ऑल ऑफ यू। बताओ, एक बार क्लियर करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आज सभी को क्लियर आ रही है आवाज़ मेरी? कोई इशू है किसी को? नहीं सर। हम आगे चलते। ओके, चलो। चलो, तो कल हमने कहाँ पे आपको छोड़ा हुआ था? ओके ओके, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। चलो, सभी को स्क्रीन दिख रही होगी, कोई इशू तो नहीं होगा ना? चलो बताओ, कल कहाँ तक हम लोग कर लिए थे और आज हम लोगों को कहाँ से करना है? तो मैं शायद कल फाइनेंशियल इमरजेंसी आपको बता रहा था, फाइनेंशियल इमरजेंसी बता दी थी। तीनों तरह की इमरजेंसीज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। कोई किसी का क्वेश्चन है इमरजेंसी रिलेटेड तो वो बता सकता है, मैं जो है क्वेश्चन पूछ सकता है अपने क्वेश्चन को। सर फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगाई गई है वो बोला था याद दिलाने अच्छा, को। वहाँ अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी भी एक भी बार प्रोक्लेम नहीं की गई है। बिल्कुल सही बताया आपने अंकिता, थैंक यू। फाइनेंशियल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी अभी तक 3 टाइम्स हुआ है ना? हाँ, नेशनल इमरजेंसी 3 टाइम प्रोक्लेम हुआ है, 3 टाइम हुआ है अभी तक। हाँ जी, अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड टिल नाउ। अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुआ है, और होने वाला था कोविड में ऐसी सिचुएशंस, कोविड-19 तो सिचुएशंस आपकी ऐसी प्रॉब्लमेटिक हो गई थी कि हाँ हो सकता है, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। और स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल। President's rule is like about 140 टाइम्स लग चुका है अबाउट। एग्जैक्ट नहीं पूछा जाएगा आपसे। 140 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। मैं लिख देता हूँ, नेशनल इमरजेंसी कितने टाइम? 3 टाइम। इमरजेंसी 3 टाइम्स, नेशनल इमरजेंसी 3 टाइम्स। और अब की प्रेसिडेंट्स रूल जो है, प्रेसिडेंट्स रूल जो है आपका, ये अप्रोक्स 130 टाइम्स इन और डिफरेंट स्टेट्स। बोलो। ज्यादा पंजाब में लगा है सर प्रेसिडेंट रूल अभी तक। क्या कर रहे हो आप? प्रेसिडेंट रूल अभी तक पंजाब में ज्यादा लगा है। हाँ, मैक्सिमम टाइम के लिए पंजाब में लगा है। मैक्सिमम टाइम अगर पूछा जाएगा, मैक्सिमम टाइम अगर पूछा जाएगा तो पंजाब में लगा है। ठीक है, चलो इतनी बात यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। साथ में मैंने इसलिए बोला था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के इफेक्ट्स मैंने लिखाए थे या नहीं लिखाए थे? बताएगा कोई? मुझे जल्दी से क्लियर करेगा। अच्छा, मैं देख लेता हूँ आप लोगों को जो कल पीडीएफ भेजा था। सर इफेक्ट नहीं लिखाया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का है ना? और जी सर, ग्राउंड्स और प्रोक्लेमेशन लिखाया है। तभी मैंने बोला था आपसे। ओके ओके ओके,
प्रोक्लेमेशन ऑफ कैन बी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी फॉर 2 months टू एक्सटेंड, हाँ बिल्कुल। रिपीट और इमरजेंसी प्रोक्लेम बाय द प्रेसिडेंट शुड हैव ओनली रिकमेंडेशन ऑफ COM, ठीक बिल्कुल, डेफिनेटली श्योर। चलो, तो यहाँ पे हमको एक चीज और समझनी है, इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी तो उससे क्या क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्क्रीन दिख रही है सभी को? मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे एक्चुअली। हाँ सर। ओके श्योर। चलो इफेक्ट्स, तो जो यूनियन कैन डायरेक्ट, कैन गिव, यहां पे मैं लिखा देता हूं गिव डायरेक्शन। यूनियन कैन गिव direction, union can give direction, union can give direction to state in matters of finance, यानी फाइनेंस, इन फाइनेंशियल मैटर्स में कर देता हूं, सिंपल हो जाएगा, इन फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है, इन फाइनेंशियल मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर्स, यानी फाइनेंशियल मैटर्स में यूनियन गवर्नमेंट किसे आपका डायरेक्शन दे सकती है? स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। पहला तो इफेक्ट ये हो जाएगा, यानी कोई भी फाइनेंस रिलेटेड कोई भी चीज होगी उसमें जो यूनियन होगी वो स्टेट को क्या दे सकती है? डायरेक्शन दे सकती है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ any person under union or state can be decreased or लिखेंगे हम, कैन बी डिक्रीज्ड और नॉट प्रोवाइडेड, कैन बी डिक्रीज्ड और नॉट प्रोवाइडेड। यहाँ पे सैलरी और अलाउंसेस होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के या यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में जो भी व्यक्ति आते हैं उनके इस सैलरी और अलाउंसेस या तो कम किए जा सकते हैं, डिक्रीज किए जा सकते हैं, या उन्हें नहीं भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। ये कब हो सकता है? दैट इज ओनली व्हेन द फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इन फोर्स, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट लिखना है आपको कि यहाँ पे जजेस ऑफ, सैलरी ऑफ लिख देता हूं मैं, सैलरी ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो affected, कैन ऑल्सो affected, ठीक है। यानी जो आपकी जजेस की सैलरी होगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, उसे भी कम किया जा सकता है, ये इससे बोला गया है, ठीक है। समझ गए बात को यहां तक? और एक और पॉइंट यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाइट से ही लिख देता हूं, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे मनी विल एंड, मनी विल एंड financial will of any state assembly, of any state assembly is reserved for
प्रेसिडेंट्स असेंट, यानी जो लेजिस्लेट स्टेट असेंबली होगी उसमें अगर कोई मनी विल या फाइनेंशियल विल आने वाला होगा तो वो मनी विल और फाइनेंशियल विल किसके लिए रिजर्व्ड किया जा सकता है? प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये देयर आर 4 इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। पहले इफेक्ट में मैंने बोला कि, या फोर्थ इफेक्ट में बोला कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल आपके जो स्टेट असेंबली पास करेगी वो प्रेसिडेंट की असेंट के लिए जा सकते हैं, वैसे नहीं जाते हैं। वैसे स्टेट असेंबली के मनी और फाइनेंशियल बिल को गवर्नर असेंट देता है और पार्लियामेंट के मनी और फाइनेंशियल बिल को प्रेसिडेंट असेंट देता है। लेकिन यहाँ पे अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड है तो जो गवर्नर है वो आपके प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए मनी या फाइनेंशियल बिल को भेजेगा जब फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड हो गई हो। ठीक है, ये एक इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट, सैलरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी कम की जा सकती है। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे सैलरी एंड अलाउंस, जो सैलरी और अलाउंस है वो किसी भी आपके यूनियन गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर किसी भी व्यक्ति के सैलरी अलाउंसेस को कम किया जा सकता है या खत्म भी किया जा सकता है। साथ में जो यूनियन गवर्नमेंट होगी वो स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल मैटर्स पे, कोई भी फाइनेंशियल मैटर होगा रिलेटेड टू मनी, उस मैटर पे डायरेक्शन देने के लिए क्या हो जाएगी? कैपेबल हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात यहाँ पे क्लियर है। दैट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। सर ये सैलरी होल्ड पे रहेगा या मिलेगा ही नहीं? कुछ भी हो सकता है, Second point पे? डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसा डिसीजन लेती है, यूनियन गवर्नमेंट, डिपेंड्स ऑन दैट। जरूरी नहीं है मिलेगी। हाँ ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 360 में कि वो कोई भी डिसीजन ले सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है सर। और यहाँ पे कोई इशू किसी को, ये आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। दैट इज सर एमएलए और एमपी की सैलरी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? प्रेसिडेंट की सैलरी पे भी इफेक्ट होगा। देखो, प्रेसिडेंट की सैलरी के लिए आपका लिखा हुआ है, अगर प्रेसिडेंट आप पढ़ोगे जाके तो प्रेसिडेंट की सैलरी आपकी लिखी हुई है आर्टिकल 659 में, कंडीशंस ऑफ दैट इज कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। उसमें सैलरी और अलाउंसेस के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे 59 में एक सब पार्ट लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट की सैलरी उसके जब तक वो ऑफिस में रहता है यानी 5 इयर्स तक उसकी सैलरी जो है कम नहीं की जा सकती है। ठीक है, मैं ये समझा देता हूँ। अच्छा, आप लोग प्रेसिडेंट का आर्टिकल 59 पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे। तो अगर 59 आर्टिकल पढ़ोगे तो इसमें दी है कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट की ऑफिस की क्या क्या कंडीशन है। तो प्रेसिडेंट की ऑफिस की एक कंडीशन ये भी है कि उसे सैलरी, अलाउंसेस और इमोल्यूमेंट्स अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है, मतलब उसे पैसा देने की भी एक कंडीशन है। ठीक है सर, तो सैलरी, अलाउंसेस और एमोल्यूमेंट्स उसे जो है दिए जाएंगे प्रेसिडेंट को, ये 59 में लिखा हुआ है। तो अगर ये जो सैलरी, अलाउंसेस और एमोल्यूमेंट्स हैं और इसी में लिखा हुआ है दी सैलरी, allowances and emoluments of president cannot be decreased during his or her term। ये आर्टिकल 50 आपका कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 59 है। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है सैलरी, अलाउंसेस और एमोल्यूमेंट्स जो प्रेसिडेंट को मिलते थे वो कभी उसके कम नहीं किए जा सकते हैं।
तो अगर कम नहीं किए जा सकते हैं, और हमने आपसे बोला है अभी कि आर्टिकल अगर 360 आपका प्रोक्लेम कर दिया जाए तो सैलरी, एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस कम किए जा सकते हैं, तब तो ये दोनों आपके कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट हो गए। तो बिल्कुल ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, और उसके भी आपके सैलरी, अलाउंसेस और एमोल्यूमेंट्स कम किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के भी, ठीक है, के भी आपके कम किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, तो कंडीशन समझो जरा। कंडीशन ये है कि जो सैलरी, अलाउंसेस और एमोल्यूमेंट्स प्रेसिडेंट को अवेलेबल कराए जाते हैं, जो प्रेसिडेंट को सैलरी, अलाउंसेस और एमोल्यूमेंट्स प्रेसिडेंट को कराए जाते हैं, कराता है तो ये पार्लियामेंट कराती है। पार्लियामेंट मीनिंग लोकसभा एंड राज्यसभा, तो पार्लियामेंट कराती है। पार्लियामेंट कैसे कराती है? पार्लियामेंट लॉ बनाती है कि प्रेसिडेंट की सैलरी इतनी होनी चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट को अभी तक सैलरी 1.5 लाख मिलती थी मंथ, अब उसकी सैलरी हो गई है 5 लाख पर मंथ 16 के बाद, ठीक है। तो ये 5 लाख पर मंथ 2016 के बाद उसकी सैलरी हुई है, तो ये किसने बढ़ाई उसकी सैलरी? तो पार्लियामेंट ने बढ़ाई। पार्लियामेंट कैसे बढ़ाए? लॉ बना के। तो लॉ बना के पार्लियामेंट उसकी सैलरी कम नहीं कर सकती, डिक्रीज नहीं कर सकती। लेकिन अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है तो सैलरी डिक्रीज की जा सकती है, मतलब किसी की भी डिक्रीज की जा सकती है अलोंग विद प्रेसिडेंट। नहीं समझ में आई मेरी बात? एमपी एमएलए तो बहुत छोटी बात है। बोलो भाई, किसने पूछा था? हाँ सर, आगे सर। है ना? हाँ, तो ये कोई भी एमपी, एमएलए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कोई भी आपका हो, सबकी सैलरी कम की जा सकती है। और कोई भी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में हो तो उसकी भी कम की जा सकती है भाई, ठीक है। चलो चलो आगे चलते हैं भाई। तो मैं कहाँ था पीछे, एक बार मैं देख भी लूं। अच्छा, यहाँ पे और कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक आपका ये जो है आपका दैट इज इमरजेंसी, जो पार्ट 8 है, पार्ट 18 है, दैट इज फिनिश्ड अप। अगर कोई भी क्वेश्चन हो पूछो, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूँ। प्रियम्बल स्टार्ट करेंगे आज। प्रियम्बल का क्लास है आपका, जैसा कि आप देख रहे होंगे वहां पे। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग आई थिंक पढ़ नहीं रहे हो, तभी आपको डाउट्स नहीं आ रहे हैं। पढ़ो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं आपके जो है समझ आएगा आपको। फिर आप कहेंगे कि सर क्या हो रहा है ये, है ना? तो दैट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू आर लाइक टेकिंग योर रिवीजन सीरियस। अगर आप सीरियस नहीं ले रहे हैं रिवीजन को तो आपका इशू हो जाएगा फिर वो, और आप उससे जो है जीत नहीं पाएंगे। रिवीजन को आप प्रॉपर वे में करिए, ऐसे नहीं चलेगा भाई, ठीक है। चलो प्रियम्बल को मैं करा दे, प्रियम्बल को हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। प्रियम्बल प्रियम्बल की अगर बात करेंगे तो जैसे कि आप हर बुक में अपना जो है पहला पेज खोलते हैं तो उसमें लेखक की कलम से काइंड ऑफ स्टेटमेंट दिया होता है, बाय द पेन ऑफ ऑथर, इस तरह से कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रियम्बल भी आपका जो है एक आपका पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का आपका क्या है, एक आपका इंट्रोडक्शन है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो प्रियम्बल बना कैसे? तो प्रियम्बल बनने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनना शुरू हुआ, तभी हमें समझ में आएगा प्रियम्बल क्या चीज है ये, ठीक है। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो 1946 में जाते हैं। तो अगर 1946 की बात जैसे ही करते हैं वैसे ही आपको समझ में आ जाता है इंडिया जो है किसके कंट्रोल में था, तो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। जब इंडिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था 1946 में, जब इंडिया आपका किसके कंट्रोल में था, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था 1946 में, तब इंडिया में एक मिशन आता है जिसका नाम होता है कैबिनेट मिशन। और ये कैबिनेट मिशन कहां से आता है, तो आपका ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से आता है। और ये कैबिनेट मिशन क्या करता है भारत में आके, ये एक सभा यानी एक असेंबली का इस्टेब्लिशमेंट करता है, एक असेंबली का गठन करता है, उसका नाम होता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसका नाम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसका आपका क्या होता है, नाम होता है। अब यही जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसमें कितने लोग होते हैं टोटल, तो 399 पीपल आर देयर
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अगर आपसे बात आप पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग थे, तो आपका उत्तर क्या होगा? 399 लोग जो है यहाँ पे थे। इन्हीं 399 लोगों ने क्या किया था? इन्हीं 399 लोगों ने मिलके किसका किसका निर्माण किया था, किसको बनाया था, किसके जो है फॉर्मेशन की थी? तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन की थी। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? तो इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था पूरा मिलके। ठीक है, अब यहां पे समझना एक बात को, मेरी जरा एक बात को समझना। जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, अब आपसे पूछा जाए कब बनी, तो 1946 में बनी। अब 1946 में कब बनी तो देखेंगे अगर इसको, तो पहली मीटिंग आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की होती है 9 ऑफ दिसंबर। वैसे तो मैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज कराऊंगा आपको, लेकिन यहां पे मुझे एक बैकग्राउंड लेना पड़ेगा, उसी के बाद प्रीमल आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो 9 ऑफ दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग होती है बनने के बाद। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल जो मेंबर्स थे वो इंडियंस थे, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माण करने वाले थे, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, वो लोग कौन थे? सारे के सारे इंडियंस थे। देखते हैं 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है, और जब 399 पीपल्स की मीटिंग होगी, कहीं पे बिठाल के उन्हें जो है मीटिंग कराई जाएगी उनकी, तो आपका क्या होगा? तो वहां पे एक व्यक्ति चाहिए जो डिसिप्लिन बनाए रखे। तो इस फर्स्ट मीटिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? हु वाज द प्रेसिडेंट on first meeting of constituent assembly? That then is none other than डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच जो हैं, ये इस फर्स्ट मीटिंग को क्या करते हैं? प्रिसाइड करते हैं, यानी प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन ये आपके एक ही मीटिंग के प्रेसिडेंट होते हैं, और इन्हें हम टेम्परेरी प्रेसिडेंट के नाम से भी जानते हैं। किसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्परेरी प्रेसिडेंट की बात करें तो आपके कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो पहली मीटिंग अगर आपसे पूछी जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को इस मीटिंग में चर्चा हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें कैसे बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे करना है, कैसे चीजों को सेटल करना है, किस किस को क्या क्या काम करना है। वैसे किस किस को क्या क्या काम करना है कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में, तो वो हम तभी डिस्कस करेंगे जब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे। अभी हम खाली थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे रहे हैं। तो ऑफ दिसंबर को होती है, उसके जो है आपके प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं। ही इज टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मात्र 2 दिन के बाद, आफ्टर ओनली 2 डेज, दूसरी मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 ऑफ दिसंबर 1946 को जो दूसरी मीटिंग होती है, इसके जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रेसिडेंट जो बनते हैं वो बनते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं, ये आपके परमानेंट प्रेसिडेंट भी हो जाते हैं। इसके परमानेंट प्रेसिडेंट तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, फिर प्रेसिडेंट चेंज नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो ये परमानेंट प्रेसिडेंट हो गए। ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? ये चर्चा होती थी कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है। तो यहां पे देखना, फिर आपकी एक और मीटिंग होती है आफ्टर ओनली 2 डेज, यानी 2 दिन के बाद एक और मीटिंग होती है 13 ऑफ दिसंबर 1946 को। अब इसी मीटिंग में कुछ ऐसा काम होता है जो हमें याद रखना है। इस मीटिंग में एक पेपर लेके आता है एक व्यक्ति, और उस व्यक्ति का नाम होता है जवाहरलाल नेहरू। और वो पेपर होता है जो ये बना के लाते हैं, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। एक सेकंड, पेपर बना दूं? बिल्कुल।
ठीक है, इस तरह का एक पेपर बना के लाते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओ सॉरी, जवाहरलाल नेहरू, और इस पेपर का नाम होता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इस पेपर का नाम है आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। एक ऐसा रेजोल्यूशन जिसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा इसका। और ये पेपर बना के कौन लाता है, जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू जी जो है इस पेपर को जब बना के लाते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, और ये पेपर जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है ये किसके सामने रखते हैं, तो ये डेस्क करते हैं, डेस्क इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने ये पेपर रखते हैं। यानी अगर मैं ये पेपर आपको समझाऊं तो ऐसे मानो कि अगर आप घर बनाने जा रहे हैं, अगर आप हाउस बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उस घर के लिए क्या तैयार करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले उसका नक्शा बनाते हैं आप। यू नो पीपल, यू पीपल, नक्शा किसे कहते हैं, घर का जो नक्शा होता है, ठीक है, घर का मैप बनाते हैं, एक तरीके से मैप बनाते हैं कि कहां पे क्या रखना है, कहां पे बाथरूम रखना है, कहां पे क्या रखना है, उसकी फाउंडेशन कैसे करनी है। यानी एक तरह से हम घर का क्या बनाते हैं, सबसे पहले फाउंडेशन बनाने की कोशिश करते हैं। फाउंडेशन कैसे बने, फाउंडेशन कैसा हो, फाउंडेशन के ऊपर ही हाउस का जो है फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे मानो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपका फाउंडेशन है, और पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेकिंग हुआ है, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, बेसिस पे पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपका बना है। यानी पहले एक पेज में लिख लिया इन्होंने कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाना है। ये लिख के कौन लाया था, जवाहरलाल नेहरू लाए थे। क्या नाम था इसका, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। कब, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने लाए तो 13 दिसंबर 1946 को। अब क्या होता है कि इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 22 जनवरी 1947 को क्या दे देती है, असेंट दे देती है। असेंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या करती है, इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या करती है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को असेंट दे देती है, यानी परमिशन दे देती है। अगर मैं असेंट को और दूसरे वर्ड में लिखूं तो परमिशन, परमिट कर देती है। यानी हां, अब बोल देती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी कि इसी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, इसी के अकॉर्डिंग हम भी क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, इसी आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू। ठीक है, अब यहां पे जब ये जो आपकी असेंट दे दी जाती है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, तो इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं, कब, 26 नवंबर 1949 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया। और बनाना शुरू कब किया था, पहली हमारी मीटिंग कब हुई थी, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, देखो यहाँ दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई है। और बना के तैयार कब कर लिया हमने कॉन्स्टिट्यूशन को, तो 26 नवंबर 1949 को। तो जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के कंप्लीट हो जाता है, तो इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है ना, इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किस में चेंज कर देते हैं, तो इसी को बना देते हैं प्रीएम्बल। इसको ही क्या बना देते हैं, प्रीएम्बल। यानी वही एक पेज जिसके अकॉर्डिंग हमने अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बाद में क्या नाम दे दिया जाता है, प्रीएम्बल। अच्छा, नाम प्रीएम्बल क्यों दिया, समझना जरा। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी कह सकते हो, मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पे मैं जाऊं तो आपके मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, वो आपके कितने कंट्रीज को विजिट की थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, तो 60 कंट्रीज की विजिट की थी। और 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया था,
और फिर देखा था कि हम क्या क्या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल सकते हैं इन कंट्रीज से। समझ रहे हैं? 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को यहां पे रीड किया, 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया था। तो वहीं पे हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को भी रीड किया। तो जब हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया तो हमने देखा कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रियम्बल रखा हुआ है, तो हमें भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रखना चाहिए? प्रियम्बल रखना चाहिए। अच्छा लगा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम भी प्रियम्बल रखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए हमने प्रियम्बल कहां से लिया, लिया का मतलब ये नहीं हुआ कि हमने प्रियम्बल जो है आपके यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ले फाड़ के लाए और यहां अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चिपका दिया, या वहां से कॉपी पेस्ट कर लाए। नहीं, हमने इंस्पिरेशन ली। लेकिन आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि प्रियम्बल आपका किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा प्रियम्बल हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, तो आपका आंसर आना चाहिए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका। लेकिन इसमें एक टेक्निकल क्वेश्चन और बनता है, क्योंकि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, ऐसा हमने कहां से जो है इंस्पिरेशन लिया या माना, कहां की बात मानी? तो कहां के कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानी? तो अमेरिका की, वो तो ठीक हो गया। लेकिन जो प्रियम्बल की लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल क्या है? लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, तो जो आपकी क्या है लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल है, ये किस कंट्री से हम इंस्पायर होके, लैंग्वेज किस कंट्री से इंस्पायर होके बनाई है? तो हमने ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रियम्बल की लैंग्वेज कहां से ली है हमने, देन वी विल मार्क द आंसर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया मार्क करना है आंसर। अगर आपसे पूछा जाए प्रियम्बल कहां से लिया है, तो यूएसए से लिया है। और अगर आपसे पूछा जाए किस डॉक्यूमेंट को प्रियम्बल में चेंज किया गया, तो आपका आंसर होना रेजोल्यूशन को। इतनी बात समझ में आ गई सबके? ये है आपका बैकग्राउंड प्रियम्बल का, ठीक है। तो एक दो चीज और समझ लो, फिर आप क्वेश्चन पूछना अगर कुछ पूछना हो। तो प्रियम्बल, यहां पे जो प्रियम्बल आपका लिया है, ये फिर हमने क्या किया, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन गया, 26 ऑफ नवंबर 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, फिर हमने क्या किया, प्रियम्बल बनाया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का और उससे पास किया। अगर आपसे पूछा जाए प्रियम्बल को पास कब किया गया, पास मींस वोटिंग कब की गई प्रियम्बल के लिए, तो प्रियम्बल को पास किया व्हेन, आंसर होगा इसका, डेट तो आपको नहीं देनी है, याद रखना है, व्हेन आवर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन कंप्लीटेड, हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, उसके बाद प्रियम्बल को पास किया और क्या, प्रियम्बल को भी ऐड इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले ये प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में आपके लास्ट पेज में ऐड किया गया था, मतलब लास्ट में ऐड किया गया था, लेकिन बाद में इसे उठा के पहले पेज पे ऐड कर दिया। तो अगर डेट पूछी जाए यानी प्रियम्बल कब पास किया गया, तो 26 ऑफ नवंबर 1949 आप आंसर लगा सकते हो, डेट पूछी जाए। वैसे ये स्टेटमेंट ज्यादा अच्छा है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही पूछा जाता है। तो व्हेन आवर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन कंप्लीटेड, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था उसके बाद हमने प्रियम्बल को पास किया और कॉन्स्टिट्यूशन में लगा दिया। अब पूछ लो, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, फिर हम प्रियम्बल स्टार्ट करते हैं, जो मेन प्रियम्बल है आपका। बोलो, किसी को कुछ पूछना है? सर लास्ट में क्या बताया प्रियम्बल, मतलब पहले क्या लास्ट में ऐड करते थे? नहीं, मैंने क्या, लास्ट में हम लोगों आपने ने क्या किया, बोला? प्रियम्बल को पास कर लिया और उसे कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में, जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक है उसमें लास्ट में लगा दिया था उसे। फिर ऐसा देखा कि उसे वहां लास्ट से हटा के पहले लगा दिया, बस इतना चेंज किया है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये, क्योंकि पूछा इतना नहीं जाता है, मैंने फिर भी बता दिया। ठीक है पहले सर। हमने, हाँ ना, हाँ चलो समझ आ गया। तो हाँ बोलो, और कुछ क्वेश्चन? नॉन जस्टिसेबल है ये? हाँ बिल्कुल नॉन जस्टिसिएबल है, बिल्कुल नॉन जस्टिसिएबल है। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल पढ़ा दूं मैं पूरा, है ना, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया। नॉन जस्टिसिएबल बाद में बताऊंगा, ठीक है।
अभी जो मैंने पढ़ाया है इसमें कोई इशू हो तो पूछो। चलो ठीक है, चलते हैं आगे। तो हम लोग प्रियम्बल को देखते हैं। प्रियम्बल कंप्लीटली पढ़ लेंगे और बहुत सी और रिलेटेड फैक्ट्स हैं प्रियम्बल से, वो हम जरूर आपको बताएंगे। जैसे अभी इन्होंने बोला नॉन जस्टिसिएबल है, और भी बहुत सारे रिलेटेड फैक्ट्स हैं अभी हमने नहीं बताए। अमेंडमेंट ऑफ प्रियम्बल और इससे रिलेटेड कोर्ट केसेस 3-4 तो आप प्रियम्बल से, ठीक है। चलो आगे चल, अब प्रियम्बल पढ़ते हैं हम लोग। तो जो हमारा प्रियम्बल है वो हम इस एक पेज में लिखते हैं आपका पूरा प्रियम्बल को, और दूसरे दूसरे पेज में हम उसे एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। चलो देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल शुरू होता है हमारा किस वर्ड से? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved, having solemnly resolved to constitute India into, अब समझो जरा इसे, मैं लिखवाता भी जाऊंगा और समझाता भी जाऊंगा साथ साथ में, ठीक है। तो प्रीवियस करते हैं, समझना पहले ध्यान से आप। देखो यहां पे लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी प्रियम्बल को बना रहे हैं और प्रियम्बल के ही अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बना कौन रहा है? अगर हम प्रियम्बल की बात माने तो हु इज लाइक मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल ऑफ इंडिया बना रहे हैं। यानी अगर हम कहें कि विच हु इज द सुप्रीम इन इंडिया, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं यहां पे, समझिएगा जरा, टेक अ लुक ऑन दैट क्वेश्चन, हु इज सुप्रीम इन इंडिया? सुप्रीम इन इंडिया। अच्छा एक बात आप लोगों को बतानी थी, जैसे कि आपका 1 अगस्त से जो है प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, उस पे क्वेश्चन आंसर्स के। तो अब अगर हम क्लास में प्रैक्टिस सेशंस नहीं करेंगे और वहां पे कर लेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि क्लास में ज्यादा से ज्यादा मैटर को, फिर हम ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स द टॉपिक्स को कंप्लीट कर पाएंगे। बताओ ये ठीक है ना? तो ये डिसीजन लिया गया है, ठीक है, क्योंकि क्लास में अगर क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगा और मैटर भी पढ़ाऊंगा तो वो फिर जो है उसमें इतने टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे हम लोगों के। तो मैं कोई भी टॉपिक आपका जो है कंप्लीट करा रहा हूँ, किसी में भी कुछ चीज छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, है ना? तो इसलिए आप लोग बताइए, सही है ना? वहां पे प्रैक्टिस कर लेना है आपको, वो तो यूट्यूब पे फ्री होगा और आपकी भी क्लास होगी, है ना? साथ में आपको भी ज्वाइन करना है, आपसे मैं आंसर्स भी पूछता रहूंगा, ठीक है। तो आप लोग भी बताइएगा आंसर, ये ठीक रहेगा ना? सर प्रैक्टिस सेशन क्लास टाइमिंग के बाद होगा या फिर दिन में होगा? मतलब कैसे होगा वो? टाइमिंग तो अभी शेड्यूल नहीं की है, टाइमिंग तो सेट करनी पड़ेगी। आप लोग बताइए क्या टाइमिंग रखी जाए, एक बार थोड़ा सा आइडिया दीजिए ना। 1 मिनट में देता हूँ आप लोगों को, जो भी बोलना है बोलिए ना। और सर आज जो मैसेज क्या है 2 घंटे का होगा, वो नॉर्मल क्लास होगा ना? मतलब वीकेंड में, या प्रैक्टिस सेशन के बारे में बोला सर ने? प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस सेशन, क्वेश्चन आंसर। ठीक है सर। तो क्वेश्चन आंसर का टाइमिंग क्या रहे, जो भी रहे आपका संडे में, यही रहे? चलो जैसा भी आप लोग ज्वाइन। अच्छा शाम को होने से ही अच्छा है। अच्छा शाम को होने से अच्छा है, चलो ठीक है। तो देखते हैं, करते हैं उसका, बताते हैं आपको। आपको बताना पड़ेगा
चलो ठीक है, जैसा भी है फिर जैसा हो जाएगा, जैसा कि शाम को बोला है देखो, तो शाम को करते हैं फिर। चलो तो देखो आते, क्योंकि अगर मैं मैटर के बीच में अगर क्वेश्चंस भी कराऊंगा ना, तो ये फिर आपका जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे इन टाइम पीरियड। तो डिफाइंड टाइम पीरियड में आपके क्वेश्चंस नहीं, वो टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। मैं टॉपिक्स में चीजों को छोड़ नहीं रहा हूं, अगर छोड़ता चलूं तो टॉपिक बहुत जल्दी कंप्लीट होंगे, ठीक है, जैसा कि आप लोग भी देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो वहां प्रैक्टिस सेशन के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेशन के लिए जुड़ जाना है। मैं आपसे आंसर, क्वेश्चन आंसर आपसे भी करता रहूंगा, तो आपको समझ में आएंगे। जो टॉपिक्स मैंने कराए हैं मैं उन्हीं का प्रैक्टिस सेशन पहले करूंगा, बाकी प्रैक्टिस सेशन में बाद में करूंगा, ठीक। जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे प्रैक्टिस सेशन चलते जाएंगे। व्हाट इट। चलो, सर अगर आपसे पूछा जाए हु इज सुप्रीम इन इंडिया, अगर आपसे पूछा जाए सुप्रीम कौन है, और ऑप्शन दे दिया जाए, ए प्राइम मिनिस्टर, बी सेकंड ऑप्शन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सी दे दिया जाए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और डी दे आपका मतलब 1 2 3 3 4, तो और डी दे दिया जाए आपका कौन, तो सुप्रीम आपका कौन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। सुप्रीम कौन हुआ, तो सुप्रीम आपका कॉन्स्टिट्यूशन। यानी पीएम भी सुप्रीम नहीं है, प्रेसिडेंट भी सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम नहीं है, सबसे सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट वर्क करेगा, उसी के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट वर्क करेगा, उसी को मिनिस्टर वर्क करेगा, ठीक है। तो और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बना कौन रहा है, हु इज मेकिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो बना रहा है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग बना रहे हैं। तो अगर मैं प्रियम्बल पढ़ूं तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी अगर मैं यहां पे लिखूं, अगर मैं यहां पे लिखूं पहला पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्रियम्बल, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल, वी द पीपल, वी द पीपल से आप क्या समझते हैं, वी द पीपल से आप क्या समझते हैं, ये समझते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम, कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम मोस्ट पावरफुल ड्यू टू पीपल ऑफ इंडिया। ये के लोगों से ही ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या बना है, पावरफुल बना है, पावरफुल बना है, ठीक है। अगर मैं पूछूं सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा बनाया गया है, इसका सोर्स कौन है, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी द पीपल ऑफ इंडिया है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा गया है कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम लोगों के द्वारा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सोर्स कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया है कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन को पावरफुल कौन बना रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया ओनली, मेकिंग पावरफुल आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो बी द पीपल ऑफ इंडिया समझ में आया, वी द पीपल ऑफ का मतलब क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रियम्बल में यही इतना ही मतलब है इसका, ठीक है, इतना ही इसका क्या है आपका मतलब है। अब सेकंड पॉइंट पे चलेंगे, सेकंड पॉइंट पे चलने से पहले देखो जरा, यहां पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखूंगा और वहां पे पॉइंट लिखता जाऊंगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग रिजॉल्व्ड, हमने ये कसम खाई है कि भारत को कैसा बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू आ। अब यहां पे 5 वर्ड्स आएंगे और ये 5 वर्ड्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये आपसे पूछे जाएंगे। मैं एक एक वर्ड लिखूंगा और एक एक वर्ड को एक्सप्लेन यहां पे करूंगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, यानी इंडिया को कैसा बनाना है, सॉवरेन बनाना है। अब ये सॉवरेन का मतलब क्या होता है, देखो जरा इसमें, यहां पे सेकंड वर्ड लिखा है, सेकंड वर्ड क्या आएगा, सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है नो इंटरफियर इन डिसीजंस, इन डिसीजंस, नो इंटरफियर इन
डिसीजन। जब डिसीजंस में इंटरफियर नहीं होता है तो उसे ही बोल देते हैं सॉवरेन। अब यहां पे सॉवरेन का मतलब समझ लो जरा। जैसे कि आज अगर इंडिया चाहे तो पाकिस्तान पे क्या अटैक कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, चाहे तो। इंडियन गवर्नमेंट लिख देता हूं मैं, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। इंडिया का मतलब मेरा होता है इंडियन गवर्नमेंट से ही। तो इंडियन गवर्नमेंट अटैक कर सकती है पाकिस्तान पे? बिल्कुल कर सकती है। आप कहेंगे बिल्कुल कर सकती है। तो क्या इंडिया को किसी दूसरे देश से, अदर कंट्री से पूछना पड़ेगा कि करना है या नहीं करना है? तो आपका आंसर होगा सर हम क्यों पूछेंगे, हम तो सॉवरेन हैं। देखो आ गया ना वर्ड सॉवरेन। यानी अगर हमें अपने डिसीजंस लेने में किसी से पूछना नहीं पड़ रहा है, या हमारे डिसीजंस में कोई क्या नहीं कर रहा है, इंटरफियर नहीं कर रहा है, तो हम कैसे हो गए? सॉवरेन हो गए। अगर हमारे डिसीजंस में कोई इंटरफियर कर रहा है, यानी इंडियन गवर्नमेंट के डिसीजंस में कोई इंटरफियर कर रहा है, तो हम सॉवरेन नहीं है। यहां पे सॉवरेनिटी भी दो तरह की होती है। एक होती है सॉवरेनिटी आपकी इंटरनल, और एक होती है एक्सटर्नल। यानी अगर इंडियन गवर्नमेंट के डिसीजन में कोई दूसरा कंट्री इंटरफियर कर रहा है, यानी ऐसी जो है इंस्टीट्यूशन या कंट्री जो इंडिया के बाहर है, तो एक्सटर्नल सोवरेनिटी खतरे में है, डेंजर में है। यानी अगर हमारे डिसीजंस में कोई भी एक्सटर्नल एंटिटी इंटरफियर नहीं कर रही है तो हम एक्सटर्नल सॉवरेन हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्या इंडियन गवर्नमेंट एक्सटर्नली सॉवरेन है, आपका आंसर होगा डेफिनेट, क्योंकि कोई भी ऐसी एक्सटर्नल एंटिटी हमारी इंडियन गवर्नमेंट के डिसीजन में इंटरफियर नहीं करती है, एक्सटर्नली सॉवरेन है। अब आ जाओ इंटरनल पे। इंटरनल का मतलब क्या है यहां पे? तो बिल्कुल इंटरनल समझो। इंटरनल का मतलब है कि गवर्नमेंट के डिसीजन कोई इंटरनल इंस्टीट्यूशन, यानी इंडिया का ही जो इंस्टीट्यूशन है, इंटरनल इंस्टीट्यूशन अगर डिसीजंस में इंटरफियर कर रहा है, इंटरनल इंस्टीट्यूशन अगर डिसीजंस में इंटरफियर कर रहा है, किसके? इंडियन गवर्नमेंट के। इंडियन गवर्नमेंट के डिसीजंस में अगर इंटरनल इंस्टीट्यूशन अगर आपका क्या कर रहा है? इंटरफियर कर रहा है, तो क्या होगा? तो हम इंटरनली सॉवरेन नहीं है। और अगर कोई भी इंडिया के अंदर का इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के डिसीजंस में इंटरफियर नहीं कर रहा है, तो हम इंटरनली सॉवरेन हो गए। यानी अगर हमारी गवर्नमेंट अपने डिसीजंस अपने आप से ले रही है, किसी से इंटरनली या एक्सटर्नली नहीं पूछ रही है कोई भी बात, और ना ही उसके डिसीजंस इंटरफियर किए जा रहे हैं भारत के अंदर से या भारत के बाहर से, तो हम इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरह से सॉवरेन है। यानी हमारी गवर्नमेंट कंप्लीटली सॉवरेन है, इंटरनल सॉवरेन, इंटरनली सॉवरेन। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। देख आप लोगों को कितनी जो है जिज्ञासा है बताने की, आप लोग कितने जो है। अच्छा, आज के टाइम में क्या इंडिया एक्सटर्नली सॉवरेन है? मुझे बताइएगा जरा, दिमाग से सोच के बताइएगा, नहीं तो मैं आगे चलता हूं। बस इन सॉवरेन का मतलब यही हो गया, यहां पे खत्म हो गया। अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है, हमें अपने इंडिया को सॉवरेन बनाना था विद रिस्पेक्ट टू प्रीएम्बल बात करें, और बिल्कुल हमने सॉवरेन उसे बनाया है। हम एक्सटर्नली इंटरनली सॉवरेन है। कोई क्वेश्चन इसमें से पूछना है तो पूछिए। मुझे एक बात ये बताइए कि क्या एक्सटर्नली सॉवरेन है की दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड आर वी एक्सटर्नली सॉवरेन और नॉट? अगर नो नहीं सर। है, नहीं है तो रीजंस बताना है, यस नो नहीं बताना है। यू हैव टू टेल मी द रीजन ऑफ दैट एज वेल, क्यों नहीं है। बताओ भी, नहीं पता? सर सामान का वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना। तो उससे क्या हमारे डिसीजंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो सामान तो हम तो अपना बेचेंगे ही ना, कोई भी गुड्स है वो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, उससे क्या मतलब है? मतलब बताओ। हाँ मे भी सही जा रहे हो आप, डायरेक्शन सही है, लेकिन बताओ आगे और बताओ,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट के? देखो क्या है, मैं बता देता हूँ। हमारा अच्छा, तो हमारा लोग हाँ भी अदर कंट्री में रहते हैं। हाँ हाँ, बोलो बोलो। बोलो बोलो भाई, क्या हुआ? सभी लोग सोचो थोड़ा थोड़ा, एक दो स्टेटमेंट दो अपने, सोचो क्यों है या नहीं है, और है नहीं है तो कैसे नहीं है, और है तो कैसे है, मतलब विद रीजन। यू हैव टू टेल द आंसर विद रीजन एज वेल। अच्छा मैं बता देता हूं, आज के टाइम में एक्सटर्नली सॉवरेन कोई भी कंट्री नहीं है। कोई भी कंट्री, इंडिया नहीं, कोई भी कंट्री नहीं है। मतलब एक दो कंट्री को छोड़ सकते हो, जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, ये एक्सटर्नली सॉवरेन कही जा सकती हैं और है भी कहीं तक। लेकिन जितनी भी गरीब देश हैं वो एक्सटर्नली सॉवरेन नहीं है। इसका रीजन क्या है? चलो देखो क्या है। अब सॉवरेन के आगे जो नेक्स्ट वर्ड है, 5 वर्ड्स मुझे पढ़ाने हैं इसमें, और प्रियम्बल अभी खत्म नहीं हुआ है, अगली क्लास में प्रियम्बल आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो मैं बता देता हूं यहाँ पे हम एक्सटर्नली सॉवरेन क्यों नहीं है। क्योंकि अगर हम आईएमएफ से पैसा ले लेते हैं, इफ वी आर टेकिंग लोन फ्रॉम आईएमएफ, हमने आईएमएफ से लोन ले लिया, हमने किससे ले लिया? वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया। आजकल जितने भी गरीब देश हैं वो आपके लोन ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। जितने भी गरीब देश हैं वो लोन लेते हैं। क्यों लोन लेते हैं? क्योंकि वो डेवलप, यानी वो डेवलप्ड हो रहे हैं, डेवलपिंग है, ठीक है? अब जब अगर डेवलपिंग है और वो लोन ले रहे हैं, तो क्या फ्री में कोई लोन दे देगा? ऐसा तो नहीं है। आप किसी को पैसे दोगे तो ये भी तो ध्यान रखोगे कि भाई ये वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये लोन तो दे दे IMF और वर्ल्ड बैंक, लेकिन उन कंट्रीज पे उनका ध्यान भी रखते हैं कि भाई आप हमारे पैसे चुका पा रहे हो या नहीं चुका पा रहे हो। यानी कहने का मतलब है कहीं ना कहीं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के लोन से, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के लोन से हमारा जो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है वो खो रही है, क्योंकि इनकी बात हमें माननी पड़ती है। नहीं समझे मेरी बात को? और आजकल अगर आप लोन लोगे तो इनकी बात माननी पड़ेगी, और बात माननी पड़ी तो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी खत्म। आज की दुनिया में ऐसा है। और जो भी कंट्री गरीब रहेगा वो हमेशा एक्सटर्नली सॉवरेन नहीं रहेगा, उसकी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी हमेशा खोती रहेगी। जैसे श्रीलंका आज भीख मांग रहा है सबसे, क्या करे, उसके पास नहीं है कुछ, तो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी कहां गई? वो श्रीलंका को कोई भी देश पैसे दे देगा और श्रीलंका को कहेगा ये कर ले भाई, ये करो आप, तो वो करेगा श्रीलंका, क्योंकि अब वो परेशानी में है। तो श्रीलंका को श्रीलंका को जो पैसे देगा, जो व्यक्ति उसे पैसे देगा, उससे वही वैसे काम करा लेगा। जैसे पाकिस्तान का देख लो, चाइना उसे पैसे देता है और जो चाहता है वो पाकिस्तान से कराता है। यानी मैक्सिमम एक्सटर्नल सॉवरेनिटी पाकिस्तान की बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगर आप देखोगे वो एक तरह से सर्वेंट काइंड ऑफ बन चुका है चाइना का। तो पैसे लोगे तो आपकी सॉवरेनिटी खत्म होगी डेफिनेटली। आज के वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी देखने में तो हमें लगता है कोई नहीं होगा, किसी की एक्सटर्नल सॉवरेनिटी नहीं खो सकती, लेकिन रियल टर्म्स में ये खो गई है जितने भी देश देखोगे। लेकिन अमेरिका क्या किसी पे आपका डिपेंडेंट है? नहीं है, नहीं किसी से जो है किसी के आगे हाथ फैलाता है, तो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी उसकी खतरे में ही नहीं है। क्या करना उसे? आप नहीं दोगे, नहीं दोगे, हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे, हमारे आप रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो है इंटरफियर नहीं कर सकते हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम कहेंगे, जैसा कि अभी कौशिक ने कहा, आई थिंक कौशिक नहीं है ना, कौशिक जी आपने कहा कि सर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वजह से भी तो सॉवरेनिटी हमारी खोई है। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप सोचोगे ऐसे तो ये बड़ा व्यू है सोचने का सॉवरेनिटी को। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको
किसके मानने पड़ेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। तो आपकी सॉवरेनिटी कहां गई? कम हुई, डेफिनेटली कम हुई। खत्म तो नहीं होगी, लेकिन कम तो हुई ना। अगर जितने ज्यादा आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस में आते जाएंगे, उतनी आपकी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी कम होती जाएगी। ऐसा ही इंडिया के साथ है, ऐसा हर देश के साथ है, लेकिन उस देश के साथ ज्यादा है जो देश आपका गरीब है। ठीक है, चलो आज की क्लास हम सॉवरेनिटी पे ही खत्म करते हैं, और मैं इसे कंपाइल कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा, और तब तक आप लोगों को क्या करना है, बनाने पर और प्रैक्टिस करते रहनी है, मतलब रिवीजन करते रहना है। और ये हम लोग जो हम लोग क्लास करेंगे उससे आपको ज्वाइन भी होते रहना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का, कुछ पूछना है, या फिर मैं एंड करूं? बताओ, टेल मी क्विकली। सर इंटरनल सोवर्निटी का भी एक एग्जांपल देके बताते तो अच्छे से समझ आता। इंटरनल सोवरेनिटी देखो, अभी इंटरनल सोवरेनिटी मैं बताऊंगा तो मैं ही फंस जाऊंगा, क्योंकि आप कहोगे सर ऐसा है क्या। चलो फिर भी मैं बता देता हूं, देख लो। अच्छा, इंटरनल सोवरेनिटी जैसे अभी आप देखोगे तो आपकी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ऐसा बोला जाता है जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो जो आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, RSS जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी कही हुई बातें मानता है। ऐसा है नहीं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की बातें मानता है। ये जो डिसाइड करता है वही ये गवर्नमेंट करती है, ऐसा है नहीं। नहीं तुम आप हम मेरे ऊपर कह दो कि सर ने ऐसा कहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसके रियल टर्म्स में देखोगे ना, तो बिल्कुल एक समझाते हैं हम आपको, बहुत अच्छा सा एग्जांपल समझाते हैं। जैसे वही मान लो चाइना से लड़ाई हो जाती है, तो चाइना से लड़ाई हो जाती है तो गवर्नमेंट के पास तो पैसा है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसा है और वो अपना पैसा यूज करेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा खत्म हो जाता है चाइना से लड़ाई होते होते, तो ये पैसा कहां से लेगी? आपसे मांगेगी, हमसे मांगेगी। हम तो हमारे पास खुद ही नहीं है, हम क्या देंगे? तो किससे मांगती है? तो भारत के जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास जाती है सरकार कि अब आपका देश जो है खतरे में है, इसी देश से आपने कमाया है। टाटा के पास जाएगी, टाटा मुकेश अंबानी साहब के, टाटा बिरला के पास जाएगी, है ना, तो इन लोगों के पास जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, ये आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजन में इंटरफियर करते हैं। ये रियल बात है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और जितना इंटरफियर करते हैं, मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए, क्योंकि अगर कल के लिए लड़ाई हो गई तो आप नहीं बचा पाओगे देश को। अगर पैसा की जरूरत पड़ी सरकार को तो यही बचाएंगे, रियल चीज है। ठीक है, एक किचन कैबिनेट काइंड ऑफ चीज होती है, शायद किचन कैबिनेट बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो किचन कैबिनेट में जो है PM जब डिसीजन लेता है कोई, तो किचन कैबिनेट से पूछता है जाके। तो किचन कैबिनेट क्या होती है? इसमें आपके मंत्री भी हो सकते हैं, यानी मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, साथ में टाटा अंबानी वगैरह ये भी किचन कैबिनेट में आते हैं। ठीक है, यानी प्राइवेट इंसान किचन कैबिनेट के अंदर आ सकते हैं। जो गवर्नमेंट की कैबिनेट होती है, जो कैबिनेट होती है ना सरकार की, उसके अंदर ये नहीं आते हैं, लेकिन किचन कैबिनेट के अंदर ये आते हैं। ठीक है, तो किचन कैबिनेट डिसीजंस में इंटरफियर करती है जब PM जो है किचन कैबिनेट के हेल्प से डिसीजन लेता है। तो और करना भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं बचा पाएंगे ऐसा अगर कोई आता है। तो ये इंटरनली जो है सॉवरेनिटी भी आपकी कंप्लीटली, लेकिन रियल टर्म्स में देखोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो सॉवरेन है हम लोग। ठीक है, आपको आंसर लगाना है, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरह से हम सॉवरेन है। लेकिन मैंने ये इस तरह से बताया कि आप थोड़ा सा सोचें कि हाँ ऐसा भी है, पॉसिबल है। यानी अगर इस तरह से ऑप्शन बुक आपके सेट करे तो आप इस तरह से भी आंसर मार्क कर सकें, यानी आपका इतना दिमाग खुला हो। ठीक है, कुछ और पूछना है? बताओ भाई। बोलो बोलो भाई। नो सर, समझ में आ गया। सारा समझ में आ गया भाई? हाँ सर, समझ में आ गया।
ओके, किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है कुछ? चलो मैं एंड करता हूँ क्लास, फिर कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस। ओके निमित।